जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टैक्स का आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 26। ठीक है जी। कैपिटल एसेट्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कैपिटल एसेट की क्लासिफिकेशन हमने दो तरह से की थी। एक की थी क्लास ए और एक की थी क्लास बी। ठीक है, क्लास ए में दो सेक्शंस थे, सेक्शन नंबर 37 एंड सेक्शन 38। इसी तरह क्लास बी में भी सेक्शन 37 ए था और इसमें था डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जी। सेक्शन बी मैंने आपको, सेक्शन ए तो हमने पढ़ लिया, वो तो बात खत्म हो गई। अब सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी मैंने आपको कहा था कि दिस इज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये क्या है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। ठीक हो गया। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब यह है, फिर बता रहा हूं कि इसकी टैक्सेशन सेपरेट टैक्स रेट्स पे होंगी। सेपरेट टैक्स रेट्स का मतलब यह है, जो आपके पास एक पेज गिवन है टैक्स रेट्स का, सैलरीड इंडिविजुअल एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल और एओपी, उन टैक्स रेट्स में आप नहीं देखोगे, इनके अपने टैक्स रेट्स है। और थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए प्रेजेंटेशन में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं, ऐड, ये प्रेजेंटेशन है, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक हो गया। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में सबसे पहले हमने पढ़ा, अगर हो टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम, जो हम वर्किंग में कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर्टी भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। इसी तरह यहां पे आप ऐड करोगे टैक्स ऑन सेक्शन 37 ए। सेक्शन 37 ए को सिक्योरिटीज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पे आप लिख ले टैक्स ऑन सिक्योरिटीज या सेक्शन 37 ए, जो भी लिख ले। और इसी तरह टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। ये प्रेजेंटेशन है, बस और कुछ भी नहीं है। इसके सेपरेट टैक्स रेट्स, सेपरेट टैक्स रेट्स कहां पे गिवन है, आप चले जाए नोट्स में देखे तो लिखा होगा टैक्सेशन ऑफ एसेट्स, टैक्सेशन ऑफ क्लास बी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। These capital assets are further classified into two classes under section 37A and immovable property. ठीक है, मैं थोड़ा सा रीडिंग करता हूं। आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.2 का सब पॉइंट 1, टैक्सेशन ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 37A, सिक्योरिटीज की बात कर रहा है। द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये मैं बताता हूं, shall be chargeable to tax at prescribed rates. prescribed rates के साथ लिख ले separate block of income. This section is not apply, shall not apply. ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये बेशक काट दे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है, gain arising on the disposal of capital asset and shall be computed as following formula. फार्मूला वही है, gain is equal to sale price or fair market value whichever is higher less total cost. थर्ड पॉइंट में क्या लिख रहा है, द होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। खैर ये बाद में मैं करता भी दोनों के लिए। कैपिटल एसेट्स की, कैपिटल एसेट अगर आपने थोड़ा सा रिवाइंड करें हम, तो हमने कैपिटल एसेट्स पढ़े थे एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, याद है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमेशा हम शेयर्स की बात करते थे। शेयर्स प्राइवेट कंपनी के हो या पब्लिक कंपनी के हो, लिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के हो, दोनों कैपिटल एसेट है। ये वाला सेक्शन 37A का है और प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 37 का एसेट है। ठीक हो गया। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमने पढ़ा था एक्विजिशन ऑफ शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन।
एक्विजिशन ऑफ शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन। थोड़ा सा रिवाइंड करें, ये पढ़ा था। अब होल्डिंग पीरियड जो कल हमने पढ़ा, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा, सेक्शन 37 1 ईयर वाला, अगर शेयर्स एक्वायर करेंगे विद रिस्ट्रिक्शन तो होल्डिंग पीरियड कहां से काउंट करना है? जब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाए या जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए। तो ये याद रखिएगा कि जिस दिन हम शेयर्स एक्वायर करेंगे, वो सेक्शन 37A के शेयर हो या सेक्शन 37 के, होल्डिंग पीरियड आपने किस डेट से काउंट करना है? होल्डिंग पीरियड का रिस्ट्रिक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन भी हो तो हम विद रिस्ट्रिक्शन से नहीं देखते, हम देखेंगे कि होल्डिंग पीरियड एक्वायर कब किया है। जी अजाने हो जाएगी। जी ठीक हो गया। तो होल्डिंग पीरियड कहां से काउंट करना है? एक्विजिशन डेट से। विद रिस्ट्रिक्शन और विदाउट रिस्ट्रिक्शन होल्डिंग पीरियड के केस में नहीं देखना, ये बात याद रखनी है, कहीं पे लिख ले कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ होल्डिंग पीरियड। ठीक है, होल्डिंग पीरियड रिस्ट्रिक्शन का मसला जो है वो सैलरी और नॉन सैलरी में उसकी ट्रीटमेंट करनी है, कब करनी है, नहीं करनी, वो उधर एम्प्लॉय शेयर स्कीम में आपके काम आए। क्लियर जी। अब ये सेक्शन 37A के और सेक्शन 30 डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 4 है गेन ऑन सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये तो हमने पढ़ दिया। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी सेट अप ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटीज। ये लॉस की बात कर रहा है, इसके साथ लिख ले चैप्टर लॉसेस का। ठीक है, लॉसेस का आप अभी चीजें ना पढ़े, बस लॉसेस हम इंशाल्लाह पूरे कंप्लीट चैप्टर है उधर हम पढ़ेंगे जहां जहां पे लॉसेस आ सकते हैं और उस लॉसेस। अच्छा, अब टैक्स रेट्स है। टैक्स रेट्स जैसे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के सेपरेट टैक्स रेट्स होते हैं। तो 37A के टैक्स रेट्स क्या है देखे, 3 कॉलम है, सीरियल नंबर, पीरियड और टैक्स रेट्स। ठीक है, आपने जब भी सिक्योरिटीज गिवन हो, मैं आपको बताता हूं, जब भी क्या गिवन हो, सिक्योरिटीज गिवन हो, ठीक है, सेक्शन 37A का आइटम गिवन हो, तो आपने वर्किंग में कैलकुलेट करना है और डिस्पोजल भी हो। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे मैं शुरू करता हूं, ठीक है, तो मैं सॉल्व भी करता हूं। आपके लिए तरीका क्या है कि आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद जब पूरा पढ़ेंगे उस टाइम आप हाईलाइट किया करें डेट्स को, ठीक है, गेन को, लॉस को, सेल प्राइस को, इन चीजों को, हेड्स को, बेशक के ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। ठीक हो गया। जब भी सिक्योरिटीज का आपको गिवन हो, मतलब सेक्शन 37A के आइटम्स गिवन हो और उसका डिस्पोजल हो, तो वर्किंग में हमेशा आपने 4 किस्म के कैटेगरीज बनाए हैं जो आपको गिवन है। पहली कैटेगरी आपने बनानी है कि एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013। जो सिक्योरिटीज एक्वायर का मतलब परचेज किया हो, जिस बंदे में अब्दुर्रहमान का क्वेश्चन गिवन है, अब्दुर्रहमान ने जो सिक्योरिटीज 1 जुलाई 2013, तो इस पे कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है, देख लो, एग्जेम्प्ट। ठीक हो गया। सेकंड कैटेगरी आपने बनानी है एक्वायर बिटवीन 1 जुलाई 2013 एंड 30 जून 2016। ये कैटेगरी है ना जी। और इसके साथ लिखना है होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 12 months but holding period is less than or equal to 24 months। ठीक हो गया, ये सेकंड कैटेगरी हो गई। अब इसमें जो जो सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, तो इसका आप गेन फाइंड करोगे। गेन कैसे फाइंड करोगे? सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेस टोटल कॉस्ट। ठीक है, और परसेंटेज आपके पास आ जाएगा यहां पे 7.5%। 7.5% है या 12.5 है, वो आप देख लीजिए जी। थर्ड कैटेगरी आप बनाओगे एक्विजिशन बिटवीन, नहीं, यहां पे 12.5% आएगा। आप करेक्शन कर लीजिएगा, मेरे पास रेट्स मुझे याद नहीं है।
थर्ड कैटेगरी आप बनाओगे एक्विजिशन बिटवीन 1 जुलाई 13 एंड 30 जून, सेम वही है यहां तक 2016 के 1 जुलाई के बाद अक्वायर किए हो, 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद और 30 जून या 30 जून से पहले 2016 इन दौरान में परचेज किया हो, और अब जो टैक्स ईयर गिवन है उसमें डिस्पोजल हो और होल्डिंग पीरियड हो मोर देन 24 मंथ्स। ये मोर देन है या इक्वल है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। ये मेरे ख्याल में लेस देन, यहां पे होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू आर मोर देन 24 मंथ्स, यहां पे होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू आर मोर देन 12 मंथ्स, बट होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 24 मंथ्स। ठीक है, तो यहां पे फॉर एग्जांपल आ गया XYZ सिक्योरिटी, तो सेम वही फार्मूला, गेन फाइंड करोगे और गेन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या चीज 7.5%। और अगर होल्डिंग पीरियड एक्विजिशन हो आफ्टर 1 जुलाई 2000 फोर्थ कैटेगरी बन जाएगी। एक्विजिशन आफ्टर 1 जुलाई आफ्टर 30 जून 2016, मतलब 1 जुलाई 2016 या उसके बाद। ठीक है, ऑन और आफ्टर है, तो आप इस तरह लिख लें। तो इधर फिर टैक्स रेट है 15%। ये जो 7.5%, 15%, 12.5%, ये क्या चीज है, टैक्स रेट। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपके पास जो रुपीज में अमाउंट आ रहा है वो गेन का नहीं आ रहा, वो टैक्स का आएगा। इन सबको ऐड कर लोगे, ये आपके पास आ जाएगा टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। और फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, एड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के नीचे लिख लोगे टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। यहां पे जो अमाउंट आ जाएगी ये कौन सी अमाउंट होगी, टैक्स की। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है, ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। ठीक हो गया। अब है अगला डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ करोगे तो आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स में जाना पड़ेगा। और वो स्टेप्स क्या है? वो स्टेप्स ये है, स्टेप 1 कि पहले आप डिसाइड करोगे, डिसीजन लोगे कि ये ओपन प्लॉट है, पहला स्टेप, या फिर ये कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है, मतलब घर है, बिल्डिंग है, दुकान है, जो बना हुआ हो, जिसपे बिल्डिंग भी हो। अगर ओपन प्लॉट हो और ये दोनों, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों क्या हो, पर्सनल की बात कर, पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अगर ओपन प्लॉट हो तो फिर आपने स्टेप 2 में होल्डिंग पीरियड देखना है। क्या देखना है? होल्डिंग पीरियड जो गिवन है। अगर होल्डिंग पीरियड देखे कॉलम में, सेकंड कॉलम में गिवन है, अगर होल्डिंग पीरियड अप टू 1 ईयर है तो जितना गेन आएगा, गेन की बात कर रहा है, गेन की, ये टैक्स रेट नहीं है, जितना गेन है वो 100% टैक्सेबल होगा। अगर होल्डिंग पीरियड कितना हो, अप टू 1 ईयर ओपन प्लॉट की। अगर होल्डिंग पीरियड हो 1 साल से ज्यादा और अप टू 8 ईयर्स, मतलब 1 साल से ज्यादा और 8 साल या 8 साल से कम, इन दोनों के दरमियान, तो जो गेन आएगा वो टोटली टैक्सेबल नहीं होगा, उसका 75% टैक्सेबल होगा। ठीक है। और थर्ड, अगर 8 साल से ज्यादा हो होल्डिंग पीरियड ओपन प्लॉट की, तो फिर गेन क्या होगा, जितना गेन आएगा फिर कोई टैक्स नहीं होगा उसके ऊपर, एग्जेम्प्ट। इसी तरह कंस्ट्रक्टेड प्लॉट के भी 3 कैटेगरीज हैं। अगर 1 साल तक है तो गेन 100% टैक्सेबल, अगर 1 साल से ज्यादा है और 4 साल या 4 साल से कम तो 75%, और अगर 4 साल से ज्यादा है तो एग्जेम्प्ट। ये आपने क्या कैलकुलेट किया, गेन। मैं आपको इसमें दो स्टेप्स में टैक्स कैलकुलेट। अब स्टेप 3 में आपने स्टेप 3 में क्या कंसिडर करना है, टैक्स रेट डिसाइड करना है कि ये जो गेन आया, ये गेन आया, गेन, इस पे कितना टैक्स लगेगा। तो इसको आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करोगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, टैक्स इज इक्वल टू गेन। गेन या तो 100% होगा या 75% होगा। थर्ड में फिर जरूरत नहीं है टैक्स कैलकुलेट करने की, फिर एग्जेम्प्ट है। अब कैसे, टैक्स इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट।
अब टैक्स रेट डिपेंड करता है गेन के ऊपर। किसके ऊपर? गेन के ऊपर। लोग कहता है कि अगर ये गेन हो 50 लाख या 50 लाख से कम, अप टू 5 मिलियन, तो टैक्स रेट होगा 5%। अगर ये हो 50 लाख 1 रुपए से लेके, ठीक है, अप टू 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ तक गेन हो, इसके दरमियान हो, इस स्लैब के दरमियान, तो फिर टैक्स रेट होगा 10%। और इसी तरह 10 मिलियन से ज्यादा हो 15 मिलियन तक तो 15%, और 15 मिलियन से ज्यादा हो तो टैक्स रेट फिर क्या होगा? 20%। क्या ज्यादा हो? गेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल है, ये सॉल्व करते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप्स में टैक्स कैलकुलेट करना है। पहले हमने गेन डिसाइड करना है, फिर उसके बाद टैक्स रेट। तो आप देख लीजिएगा, मिस्टर ए परचेज अ बिल्डिंग ऑन 5th मई 20x2। अंडरलाइन करें। डेटा परचेज क्या है? डेटा परचेज है 5th मई 20x2। ठीक हो गया। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8 मिलियन इन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ₹7 लाख। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी कॉस्ट का हिस्सा होता है, कॉस्ट पढ़ ले डिफिनीशन। वर आल्सो इनकर्ड ऑन 30th मई 2015। 20x2 को परचेज डेट क्या है? परचेज डेट है 5th मई 20x2 2012। कंसिडर कर ले, x की जगह 1 लगा दे। और डिस्पोजल डेट क्या है? डिस्पोजल डेट है 30th मई 20x5। तो देखें, he disposed of the building at ₹21 million in incidental expenses were also incurred। ये जो इधर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है 9 लाख, इसको अंडरलाइन करें, ये डिस्पोजल कॉस्ट है। डिस्पोजल कॉस्ट भी कॉस्ट का हिस्सा होता है। ठीक हो गया। He also paid 1% advance tax on sales value at the time of sale। एडवांस टैक्स जो दिया होता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, याद करें एडवांस टैक्स जो हम देते हैं वो हम आखिर में टैक्स लायबिलिटी में लेस कर देते हैं। कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी ऑन दिस ट्रांजैक्शन इफ एनी। तो पहला, मिस्टर ए परचेज्ड अ बिल्डिंग। अंडरलाइन करो, बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है। ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है तो होल्डिंग पीरियड देख ले, क्योंकि हमने गेन कितना आया? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो सेल प्राइस 21 मिलियन गिवन, फेयर मार्केट वैल्यू। कॉस्ट में 3 चीजें शामिल होंगी। एक परचेस्ड कॉस्ट जो 8 मिलियन है, प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 7 लाख और डिस्पोजल कॉस्ट 9 लाख। ठीक है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.6 मिलियन। तो 21 मिलियन में 9.6 मिलियन लेस करोगे तो आपके पास गेन आ जाएगा 11.4 मिलियन। ठीक हो गया। अब होल्डिंग पीरियड देखें, 20x2 मई 20x13 1 साल, मई 20x14 2 साल, मई 20x15 मई 5th मई 3 साल, मतलब 3 साल से ज्यादा है। तो कंस्ट्रक्टेड प्लॉट की देख ले, सेकंड वाले स्लैब में फॉल करेगा इफ एक्सीड्स होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा है, एंड अप टू 4 इयर्स और 4 साल से कम है, 3 साल और कुछ 25 दिन है। समझ में आ रही बात? तो गेन कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? गेन टैक्सेबल होगा 75%। तो इसका 75% दें, इसका 75% देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.55 मिलियन। अब देखें, अब नीचे ये तो मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूं, आपको जिस तरह आंसर है उसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, मैं तो आपको समझा रहा। अब देखें गेन कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है? गेन कैटेगरी में फॉल कर रहा है इस वाले स्लैब में, मोर देन 5 मिलियन अप टू 10 मिलियन। तो इस पे टैक्स रेट कितना था? यहां पे देखें, इस पे टैक्स रेट था 10%। ठीक है, तो इस गेन का 10% ले तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी, कितनी अमाउंट आ गई है? 855,000।
855,000 जो है ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी ऑन दिस ट्रांजेक्शन। ठीक हो गया। लेकिन इसमें एडवांस टैक्स जो गिवन है वो एडवांस टैक्स यहां पे लेस करोगे तो ये आपका टैक्स पेएबल आ जाएगा। एडवांस टैक्स का वही कॉन्सेप्ट है जो इनकम फ्रॉम सैलरी में मैंने आपको बताया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पे आप सॉल्व करोगे। ये आपका होम असाइनमेंट है। ये आपने लाजमी जहां जहां पे मसला हो, मेरा नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप में बेशक वॉइस मैसेज कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर पाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।